अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब तक हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड तक सारी ही चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको उससे रिलेटेड क्या तो कोई छोटा सा शॉर्ट दे दिया जाएगा या फिर आपके लिए एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाएगी। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका कोई भी डाउट, ठीक है, वो आपका ना रहे, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। और अब ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम पीनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को समझने वाले हैं। जी हाँ, पीनल ग्लैंड एग्जैक्टली क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या क्या होता है, सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। तो आप सभी लोग अभी तक अपनी एनसीईआरटी को अगर नहीं लेकर बैठे तो अपनी एनसीईआरटी ले लीजिए, ठीक है। और जिस तरीके से मैं आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक इसी तरीके से मैं आपके सामने हाईलाइट करती चलूंगी और आपको अपनी कॉपी पर हाईलाइट करना है। एक इंपॉर्टेंट बात और मुझे आपको बतानी थी, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में देखी, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, कि मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी कि आपको क्लियरली जो भी मैंने कहीं कहीं पर अगर रिप्रेजेंट किया है तो आपको क्लियरली विजुअल नहीं है। और इस चीज़ का ध्यान अब आपसे बिल्कुल रखा जाएगा कि जो भी स्क्रीन हो वो आपको क्लियरली विजुअल हो, ठीक है। पहली वीडियो थी, माफ़ करिएगा, अब आपकी सेकंड वीडियो आपको अच्छे से अपलोड होगी और सारी ही चीज़ों पे जो भी मैंने देख रखी है उसके अंदर कमियां सारी सॉल्व कर दी जाएंगी। और अगर आपको फिर भी कोई कमी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं द पीनल ग्लैंड। जैसा कि अब तक हमने जो ग्लैंड के बारे में सीखा था कि आपके पास एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक्चुअली में कोई ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है, वो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। और कौन सा आपका मास्टर ग्लैंड है? जी हाँ, सोचकर बताइए मुझे, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका आंसर है। चलिए, यहीं पर आपके पी के लाइन में ही एक दूसरा ग्लैंड आता है जिसका नाम होता है पीनल ग्लैंड। एक्चुअली में ये आपके फोरब्रेन के डोर्सल रीजन में मौजूद होता है, ठीक है। ये बात समझ आई आपको? कहाँ पर मौजूद होगा? आपके ब्रेन के डोर्सल साइड में मौजूद होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि फोरब्रेन के आपके एक्चुअली में डोर्सल साइड में ये मौजूद होता है। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो पीनल ग्लैंड होता है ये लोकेट होता है आपके फोरब्रेन वाले रीजन के अंदर, ठीक है। और फोरब्रेन के भी एक्चुअल में डोर्सल साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के तौर पे ये बता दूं कि इसको थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। अब आपको थर्ड आई का मतलब एक्चुअली में कोई आई नहीं समझनी है। थर्ड आई का एग्जैक्टली मतलब होता है, ये कुछ बिग बॉस जैसी कहानी है। कैसे बिग बॉस जैसी कहानी है? जैसे कभी आप बिग बॉस देखते हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि वहां पे ना एकदम टाइम जो है वो शेड्यूल है ऑलरेडी, कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, लाइट्स ऑन हो जाएगा। सेम विथ योर पीनल ग्लैंड। आपकी जो पीनल ग्लैंड होती है वो आपका प्रॉपर डे और नाइट सब कुछ शेड्यूल करती है। अच्छा, जी हाँ, तभी तो कभी कभी होता है कि अरे यार नींद नहीं आ रही, क्या करो, लाइट ऑफ कर दो, तो नींद जल्दी आ जाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि इसकी वजह से आपका जो पीनल ग्लैंड है वो क्या कर जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और आपकी जो साइकिल है उसको लेकर आता है। इसीलिए ये आपका जो पीनल ग्लैंड होता है ये एक तरीके की आपकी स्लीप साइकिल को भी इनहेंस करने में और उसको मेंटेन करने के लिए भी काम में आता है। जैसे मान लीजिए कभी आपने सुना भी होगा कि किसी काम को आप जैसे 21 दिन तक करते हैं तो फिर आपको आदत पड़ जाती है। ठीक वैसा ही अगर आपको पता है 6 से 7 दिन अगर आप वही टाइम पर सोने लगे और उसी टाइम पर आप उठने लगे तो कहीं ना कहीं आपकी ऑटोमेटिकली आपकी आंख क्या हो जाती है, खुल जाती है कि हाँ भाई मॉर्निंग होगी, मैं तो उठ गया, ठीक है। ये उनसे पूछिए जो लोग एक्चुअली में जॉब पर जाते हैं, जिनका मॉर्निंग में टाइम उनका शेड्यूल है, जी हाँ, उनको ये अलार्म क्लॉक की तरह जो उठाने वाला है ना वो पीनल ग्लैंड ही है, ठीक है। तो पीनल ग्लैंड आपका थर्ड आई के नाम से भी इसको आप जानते हैं। ये जो पीनल ग्लैंड होता है एक्चुअली में एक हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। और इस हार्मोन का नाम होता है बेसिकली आपका मेलाटोनिन। और यही मेलाटोनिन आपके 24 रिदम को मेंटेन करने के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए और इसको आप 24 कह दीजिए, आप इसको डायूरेन कह लीजिए। सिंपली इसका मतलब यही है कि आपके डे और नाइट के शेड्यूल को प्रॉपरली आपका पीनल ग्लैंड ही मेंटेन करके रखता है। साथ ही ये और भी चीज़ों को मेंटेन करता है, जैसे आपकी बॉडी की एक्चुअली में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, फीमेल बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है, उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, और यहाँ तक कि उनका पिगमेंटेशन और आपकी स्लीप वेक साइकिल, आपका बॉडी टेम्परेचर, ये सारी ही चीज़ें आपकी पीनल ग्लैंड आपको क्या करती है, आपको उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प आउट करती हैं। तो बस मैं आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ और आपको भी अपनी एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट कर लेना है। आई होप कि आपको ये विजुअल हो स्क्रीन के ऊपर। यस, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको हेल्प करता है आपके नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल के लिए। यस, साथ ही ये रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी टेम्परेचर के लिए भी, और ये और भी चीज़ों को आपके जो मेलाटोनिन है वो इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म से। तो आपको पता ही है आप बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें अपने इंटेक करते हैं कहीं ना कहीं उनका कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होता ही है, जैसे आप मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। साथ ही पिगमेंटेशन का और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी ये करता है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जैसे बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ एक चीज़ की और इसको अफेक्ट डालता है जिसे आप कहते हैं योर इम्यून सिस्टम। यस,
तो ये आपकी इम्यून सिस्टम के लिए भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी इन्फ्लुएंस करता है और ये आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। अब मेन बात ये आई कि मैं कैसे याद रखूं, क्योंकि ये सब आपने मुझे पढ़ा दिया, मुझे सारी ही चीज़ें याद रह गई। तो देखो कभी कभी ना आपको चीज़ों को ना आपको वर्डिंग से भी याद रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि पीनल ग्लैंड एग्जैक्टली होता कहाँ पे है, कहाँ पर मौजूद है। ये आपके फोर ब्रेन की डोर्सल साइड पे मौजूद है, आपने ये बात याद रखी। फिर आपको याद रखना है पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से आपको याद रखना है पीनल ग्लैंड से रिलीज होगा आपका कौन सा, मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन एग्जैक्टली आपका मेंटेन करता है स्लीप वेक साइकिल को, ठीक है। जब आप स्लीप वेक साइकिल को याद रखेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे मेलाटोनिन से कुछ कुछ मेटाबॉलिज्म सा आपको साउंड होगा, नहीं हो रहा है तो मान लो यार हो रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ठीक। फिर अगर मेटाबॉलिज्म है तो आपका पिगमेंटेशन, एम से ही आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी याद रखना है, और लास्ट की आपका डिफेंस कैपेबिलिटी। अब मुझे एक चीज़ आपको और बतानी है, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा साइड पे जा रही हूँ। जैसे जो गर्ल्स ब्लाइंड होती हैं, ठीक है, जिनको प्रॉपर्ली अभी दिखाई नहीं देता, या जो जिनके साथ बर्थ से ही आपको वो ब्लाइंड देखने को मिलेंगी, तो उनके केस के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो जल्दी हिट कर जाती है एज कम्पेयर टू दोज गर्ल्स जो आप एक्चुअली में ब्लाइंड नहीं है। ऐसा क्यों? इसका एक रीज़न है, क्योंकि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेसिकली आपका पीनल ग्लैंड रेगुलेट करता है, और ये जो पीनल ग्लैंड है इसको लाइट से बहुत फर्क पड़ता है ना। इसकी वजह से जो ब्लाइंड गर्ल्स होती हैं उनको जल्द से जल्द मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है लाइक 9 to 10 ईयर्स के अंदर, बट अभी हमारे केस में तो 12 to 14 केस के आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हुई या नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बेटा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहले मैम क्वेश्चन कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है, तो पहले आपके सामने छोटा सा डायग्राम आपके एनसीईआरटी ने बनाया है, मैं अभी आपको समझा देती हूँ। ये आपके सामने एक ट्रैकिया बना रखा है, अब आप वहाँ पर मत देखिए, आप यहाँ पर देख के समझ आएगा। मान लीजिए आपका एक ट्रैकिया है, तो इस ट्रैकिया के बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका थायराइड ग्लैंड, और ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं इसके भी एक्चुअली में 2 लोब्स मौजूद होते हैं, ठीक है मैम। मतलब थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है आपके ट्रैकिया वाले रीजन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बेसिकली इसके कितने लोब्स होते हैं मैम? 2 लोब्स होते हैं आइदर ऑन द ट्रैकिया साइड, ठीक है। अच्छा, ये दोनों लोब्स हैं तो आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए, तो यस ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ वन कनेक्टिव टिश्यू। इसकी हेल्प से ऑब्वियसली कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कौन आएगा? कनेक्टिव टिश्यू आएगा। लेट मी हाईलाइट फॉर यू, यहाँ से देख सकते हैं। सो बेटा थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, इसलिए आपसे पूछ लिया जाए कि इस्तेमाल एक्चुअली में किस तरीके का है। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे तिलक टिश्यू, तो आप आउट ऑफ द एनसीईआरटी नहीं चिल्लाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है आपकी एनसीईआरटी ही लिख रही है, ठीक है। और इस कनेक्टिव टिश्यू को आप कहते हैं इस्तेमस रीजन। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको 3 सेकंड देती हूँ कि इस्तेमस आपने कहाँ और सुन रखा है, ठीक है। सोचिए, इस्तेमाल कहीं आपने और सुना है? हिंट दे दूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। याद आया? बिल्कुल। तो आपका जो इस्तेमाल होता है वो आपके फेलोपियन ट्यूब का भी एक पार्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अभी याद नहीं भी आया होगा, उनकी थोड़ी ह्यूमन रिप्रोडक्शन वीक है, कोई बात नहीं, हम उसका भी एक 1 शॉट लेकर आएंगे, ठीक। चलिए, अब आपका ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली उनके पास एग्जैक्टली जब हम किसी थायराइड ग्लैंड को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर बहुत सारे जो सेल्स हैं उन्होंने गुच्छे बना लिए, ग्रुप बना लिए, जिन्हें आप फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ कुछ फॉलिकल्स, ठीक है। और इन फॉलिकल्स के अराउंड आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, ये जो फॉलिकल्स होते हैं एक्चुअली में ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब याद नहीं आ रहा, इमरती देखिए कभी? हाँ, तो इमरती का जो इस तरीके से आपको दिखता है वैसा कुछ आपका फॉलिकल्स है, और अगर आपको ध्यान हो तो आपके इमरती के बीच के अंदर भी थोड़ा सा गैप होता है, यस। तो ये जो फॉलिकल्स है, अपना जो सिक्रीशन है या अपना हार्मोन है, वो एग्जैक्टली उसी मिड में एक्चुअली में रिलीज कर देते हैं। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो, आई होप, ठीक है। आपको बस कुछ याद नहीं करना, आपको इमरती याद रखनी है गोल गोल। तो जो गोल गोल जो बना है वो आपके फॉलिकल्स है, और फॉलिकल्स के बीच में जो आपको गैप देखने को मिल रहा है वहां पर एक्चुअली में जो भी हार्मोन है उसको सिक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। साथ में इसके साथ आपको मिलता है स्टोमल टिश्यू भी, ठीक है। स्टोमल टिश्यू लाइक आपके पास फॉलिकल्स है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टोमल टिश्यू भी होती हैं। वैसे मैं बता दूं कि आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखती है, बट यहाँ पे एक अलग तरीके की सेल्स और मिलती हैं जिन्हें आप सी सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? सी सेल्स के नाम से जानते हैं। और अब आपकी ये फॉलिकल्स और सी सेल्स ही मिलकर बनाएंगी हार्मोन्स, और क्या क्या बनाएंगी चलिए समझते हैं। ईच थायराइड फॉलिकल, आपका हर एक जो फॉलिकल है, ठीक है, वो बहुत सारी फॉलिकुलर सेल से मिलकर बन रखा है। वही वाली बात जो मैंने आपको इमरती केस में समझाई है, अब थोड़ा आपको इमरती से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक कैविटी को इनक्लोज करता है जहां पर आपके हार्मोन के सिक्रेशन को रिलीज कर दिया जाएगा। दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज, ये जो फॉलिकुलर सेल्स के नाम लिए हैं मैंने अभी तक, ये एक्चुअली में 2 तरीके के हार्मोन बनाते हैं। सबसे पहले आपको बनेगा टेट्रा आइडोथायरोनिन,
ठीक है, जैसे आप बेटा थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं, कॉमनली इसे बच्चे T4 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि टेट्रा आइडोथायरोनिन को ही हम थायरोक्सिन कहते हैं और इसी का दूसरा नाम T4 है। ठीक, एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, जो कि आपका क्या होता है T3 होता है। क्या होता है? T3 होता है। अब मैं आपको एक थोड़ी सी डिटेल में लेके जाना चाहती हूँ। क्या आपने कभी बायोमोलिक्यूल पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। वहां पर आपने कहीं ना कहीं अमीनो एसिड्स के बारे में सीखा होगा। याद आ रहा कि प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड से जुड़ के मिलता है। जी हाँ, तो एक्चुअली में एक अमीनो एसिड होता है, बहुत फेमस नाम है, मैं नाम लेने जा रही हूँ, थोड़ा संभाल लेना, टायरोसिन। यस, कुछ याद आया? एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है एक तरीके का। ये जो टायरोसिन होता है, जब ये आयोडीन से जुड़ जाता है, जब ये आयोडीन से जुड़ जाता है तो आपके T3 और T4 बना लेता है। हाँ, एक्चुअली में यही होता है। और अगर 3 आयोडीन जुड़े हैं तो आपका T3 बन गया, और अगर 4 आयोडीन जुड़े हैं तो T4 बन गया। बहुत हो गया सिंपल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस डेरिवेटिव का है, तो आपको बहुत सिंपली चौड़ में आंसर बता देना है कि भाई मुझे पता है टायरोसिन करके एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ठीक है, और उसी से ये आपका फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। और आपको पता भी चल गया कि आपके लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको यहाँ पे सिंथेसिस करनी है थायराइड के बेसिकली हार्मोन को, क्योंकि बताया 3 जुड़ेंगे तो T3, 4 जुड़ेंगे तो T4। सिंपल, इतना ही आपको चीजें याद रखनी है। अब एग्जैक्टली बॉडी के अंदर कभी आपने ये भी चीज सुनी हो कि किसी चीज की ज्यादा भी होना सही नहीं है और किसी का कम होना भी सही नहीं है। ठीक है, अब तुम कौन हो, ज्यादा हो कम हो, बता देना मुझे। ठीक, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने डाइट के अंदर आयोडीन लेसर इन अमाउंट लिया, आपने कम लिया, जो कि आपके थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो एग्जैक्टली होगा क्या समझिए। तो उस टाइम पे आपको हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब लेस, ठीक है, थायरॉयडिज्म शब्द है वो थायराइड ग्लैंड से आया है, जिसकी वजह से आपका और साथ में आपके साथ एक साथ और चीज होगी जिसको आप सिंपल गोइटर के नाम से जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ने सिंपल गोइटर शायद सुन भी रखा हो, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिकली लेकर चलती हूँ। मान लीजिए आपने जो फॉलिकल्स वाला स्ट्रक्चर बनाया था, अरे इमरती समझ लो, तुम तो वही समझे थे। ठीक है, उसके बीच में जो कैविटी थी, ठीक है, वहां पर एग्जैक्टली ये सारी चीजें रिलीज कर दी जाती हैं। अब मान लीजिए वहां पे आयोडीन आया ही नहीं, आयोडीन आया ही नहीं, टायरोसिन ने मिलकर कुछ बनाया ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एक जगह फिलअप होता जाएगा, फिलअप होता जाएगा, फिलअप होता जाएगा, और वो जगह आपकी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी और इंक्रीज कर जाएगी, इनलार्जमेंट टाइप देखने को मिलेगा। और जो इनलार्जमेंट आपको देखने को मिला है थायराइड ग्लैंड का, यही आपके लिए सिंपल गोइटर है। अब सारी बातें एक तरफ, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर बॉडी के अंदर आयोडीन कम होगा तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, दूसरा आपका सिंपल गोइटर हो सकता है। आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, क्या आपका ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये इनलार्ज हो जाता है साइज के अंदर, और इसे आप सिंपल गोइटर या गोइटर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुई ये बात? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये एक बीमारी है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी इससे चीजें अफेक्ट पड़ेंगी। अब क्या क्या अफेक्ट पड़ेगी, सारी चीजों को समझते हैं। एक्चुअली में अगर ये मान लीजिए हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, अगर किसी 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 फीमेल को हो जाता है और जब वो प्रेग्नेंट है उस दौरान हो जाता है, तब एग्जैक्टली क्या होता है समझते हैं। उसके उसके बेसिकली बॉम्ब में जो बेबी है, ठीक है, यूट्रस के अंदर जो बेबी है उसके साथ एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बेसिकली आपका जो डेवलपमेंट है वो आपको डिफेक्टिव देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आपका जो मैच्योरेशन होने वाला है बेबी का वो भी अच्छे से नहीं होगा, और जो बेबी है वो एक्चुअली में उसकी स्टंटेड ग्रोथ रहेगी। अब स्टंटेड ग्रोथ आपने पहली बार नहीं सुना होगा, आपने इसको ऑलरेडी अभी जब मैंने आपको कहीं ना कहीं एक पहले वाला जो वीडियो लिया था वहां पर भी ये चीज समझाई थी कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, डॉर्फिज्म हो जाती है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होने की वजह से या कम रिलीज होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो मदर है, ठीक है, मदर जो है वो प्रेग्नेंट है और उसके जो बेबी है उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो मदर है उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। बीमारी का नाम क्रिटिज्म, इसके अंदर होने क्या वाला है, स्टंटेड ग्रोथ होने वाली है। लेट मी हाईलाइट स्टंटेड ग्रोथ, और इसका क्या कहते हैं, क्रिटिज्म कहते हैं। ठीक है, साथ ही आपका जो बेबी होगा उसकी मेंटल हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं होगी, और आपको मैं बता दूं आपको मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। तो जो चीजें बच्चे आमतौर पर इजीली सीख लेते हैं उसको उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने थोड़ी एनसीईआरटी ले आऊं। ठीक, चलिए, मेंटल रिटार्डेशन, साथ ही उसका आईक्यू लेवल तो ऑब्वियसली लो हो ही जाएगा, क्योंकि मेंटली अगर वो बेबी जो है वो रिटायर्ड है, एज वेल एज जो इसकी स्किन है वो भी आपको एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब फटी फटी सी आपको देखने को मिलेगी, इसी को एबनॉर्मल स्किन कहते हैं। ठीक, और बहुत सारे केसेस के अंदर जो बच्चा है वो आपको डीफ या आपको म्यूटेजन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसको हो सकता है वो प्रॉपरली वो बोल ना पाए, ठीक है, और सुन भी ना पाए, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है,
इन अडल्ट वुमेन, ठीक है, अगर कोई वुमेन जो है वो अडल्ट वुमेन है, लेट मी जस्ट डू वन थिंग फॉर यू जिससे आपको ये क्लियरली विजिबल होता जाए। यस, आ जाएगी, ठीक है। सो इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम, यस मैं हाईलाइट नहीं कर पा रही हूँ, यस तो अगर किसी फीमेल की बॉडी के अंदर अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया, प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, तो होगा क्या कि एक्चुअली में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं, तो उसको इरेगुलर कर देगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे भी कि ये कहाँ का रिस्पॉन्सिबल होता है, बट आपकी एनसीईआरटी थोड़ा आगे पीछे लिखती है तो मुझे भी थोड़ा आगे पीछे समझाना पड़ता है। वैसे कहाँ कहाँ पे इसका फंक्शन है, सारी चीज़ों को भी डील करेंगे। वैसे ये बीएमआर में भी हेल्प करेगा, ये आपके आरबीसी फॉर्मेशन में भी करेगा, आपकी इम्यूनिटी में भी करेगा और आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी करने वाला है। पर यहाँ पर कोई फीमेल है जो अडल्ट है, ठीक है, और उसके बेसिकली क्या होती है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो इरेगुलर मैनर में देखने को भी मिल सकती है, ठीक है। बहुत सारे केसेस के अंदर आपको कैंसर का भी आपको देखने को मिलेगा। सो ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वजह से आपको यहाँ पर क्या होगा, आपके जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ पे जो ग्लैंड मौजूद है उसके अंदर नोड्यूल्स बन जाते हैं, बेसिकली सेल का कलेक्शन को ही ये नोड्यूल्स कह रहे हैं, तो आपको इसको स्पेसिफिकली कुछ और ध्यान नहीं देना है, बट वो नॉर्मल सेल्स नहीं है, अब वो कैंसरस सेल के अंदर डिवाइड चेंज हो गई है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर टू बी एज नोड्यूल्स। नोड्यूल्स का मतलब होता है किसी चीज का गुच्छा, ठीक है, लटकता हुआ गुच्छे को बेसिकली आप नोड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, द रेट एंड synthesis and the secretion of the thyroid hormone is increased to abnormal high levels leading to call hyperthyroidism। अब हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन आपने ज्यादा लेना शुरू कर दिया, आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन का अमाउंट ज्यादा आ गया, आयोडीन का अमाउंट ज्यादा आ गया, आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअली में जो थायराइड से मिलने वाले जो हार्मोन थे वो इंक्रीज कर गए, ठीक है। अगर वो इंक्रीज कर गए तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। मतलब जब आपकी बॉडी के अंदर थायराइड से बनाए हुए ग्लैंड एकदम से इंक्रीज कर जाते हैं, एब्नॉर्मली हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। और इससे आपकी बॉडी की बहुत ओके तो अनफॉर्चुनेटली हमारी थोड़ी बीच में स्क्रीन चली गई थी जिसकी वजह से बहुत इशू हुए, तो अभी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि अब तक हमने जो चीज़ें एक्सप्लेन कर ली थी उस पर वापस चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक केस पढ़ रहे थे जिसको हाइपरथायराइडिज्म के अंदर पढ़ रहे थे, ठीक है। एक्सोप्थैलेमिक आपको करके गोइटा देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बेसिकली इनलार्ज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसको जो साइज, और इस टाइम पे जो आपकी आई बॉल्स हो जाएंगी, ठीक है, वो आपको प्रोट्यूजन हो जाएगा। आपके प्रोट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई चीज निकलती हुई दिखाई देगी, जैसे आपको मेंढक की आंख दिखाई देती है, कुछ वैसा देखने को मिलेगा। पर मन में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों होगा। एग्जैक्टली जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बीएमआर के लिए, बेसल, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट के लिए, मतलब काइंड ऑफ आपके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये किस किस चीज़ का मेटाबॉलिज्म कराता है, या आपका प्रोटीन का भी कराता है, या आपका कार्बोहाइड्रेट का भी कराता है, और ये आपका फैट का भी कराता है। अब आप ध्यान दीजिए, आपका ये जो आंखों का जो नीचे का हिस्सा होता है ये बेसिकली फैट के डिपोजिशन की वजह से होता है। जब आपकी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा तो होगा क्या, आपकी बॉडी के अंदर एकदम से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, और अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो आपका फैट का भी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ से मेटाबॉलिज्म की वजह से फैट गायब और आपकी आंखें निकली हुई दिखाई देंगी, ठीक है, मेंढक की आंख दिखाई देगी आपको। बट आपको इस पे हंसना नहीं है, बहुत एक सीवियर डिसीज है जिसके अंदर जो व्यक्ति है वो काफी देखने में भी अजीब लगता है, और दूसरी बात उसको बहुत सारी चीजों से हेल्थ की वजह से इश्यूज होते हैं। इस टाइम पे वो काफी पतला भी हो जाएगा, आपको सडन वेट लॉस देखने को मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल्स, आपकी जो आई बॉल्स हैं वो बाहर की तरफ आपको निकली हुई दिखाई देंगी, और आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी एक्चुअली में इंक्रीज कर जाएगी। और इस टाइम पे जिस व्यक्ति को जो है उसका आधा पैर तो कब्र में ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से इसको बीमारी हो रखी है, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है ग्रेव्स डिसीज, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ गया है बेटा, ग्रेव्स डिसीज। तो ये एक्चुअली में बीमारी है ग्रेव्स डिसीज, इसके टाइम पे ये सारे सिम्टम्स हैं। हो सकता है कि अब आपसे 1 2 3 4 ऐसे आप लिखवा दें सारे पॉइंट और बोले कौन कौन से इसके ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ग्रेव्स डिसीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इससे बिल्कुल एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नहीं आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हम डील करेंगे कि आपका जो थायराइड हार्मोन है एग्जैक्टली वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे अब तक सारी कहानी तो आप सीख ही चुके हैं, पर मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आपका जो थायराइड हार्मोन्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपकी बीएमआर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और साथ में ये वाला जो हार्मोन होने वाले हैं ये आपके आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए बेटा, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है,
ठीक ना। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ, अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो किस किस चीज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप आगे आगे चल के अभी एक हार्मोन और आएगा, शायद टेस्टोस्टेरोन आएगा, वहां पर वो फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए होता है। तो बट ये वाला जो हार्मोन है आपको मिलने वाला, ये आपको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपके फैट, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपके फैट, तीनों के लिए ही आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही ये वाला जो हार्मोन है ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम भी करता है। सो इट इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, दूसरी बात और बता दूं कि अभी मैंने आपके बारे में एक बात अभी तक मैंने आपको छुपा के रखी है, और वो बात मैंने ये बताई थी, अगर आपको याद आया हो, जब मैंने फॉलिकल्स वाला रीजन बताया था तब मैंने कहा था एक सेल और होती हैं जिन्हें हम सी सेल्स के नाम से जानते हैं। ये जो आपकी सी सेल्स होने वाली हैं ये भी तो कोई हार्मोन रिलीज करती होगी। वेलकम करिए, उसका नाम है टीसीटी। क्या नाम है बेटा? टीसीटी। फुल फॉर्म देख लेंगे इसको, थायरोकैल्सीटोनिन के नाम से जानते हैं। कुछ कुछ नाम से भी लग रहा है, कैल्सी मतलब कुछ कैल्शियम से रिलेटेड होगा। हाँ, ये जो टीसीटी होता है ये एग्जैक्टली आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर रेगुलेट करने का काम करता है। किसका? कैल्शियम का। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सीक्रेट अ प्रोटीनेशियस हार्मोन, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है टीसीटी, और ये रेगुलेट करता है आपकी बॉडी के ब्लड के कैल्शियम लेवल को। ठीक है, ये बात आपको अब तक क्लियर हो गई है, तो आप लोग मुझे थम्स अप दे सकते हैं, और कोई भी अगर डाउट इस दौरान आपको रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है, आप कोई पर्टिकुलरली चैप्टर चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।